Very special good morning to all of you. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JK24 स्टडी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अंग्रेजी में कहें तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आज की वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो बच्चों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पदार्थों की एक विधि के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अम्ल यानी कि एसिड, क्षारक यानी कि बेस, और आखिरी है लवण यानी कि साल्ट। तो प्यारे बच्चों, पदार्थों की अगर हम बात करें तो पदार्थ आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं अम्ल यानी कि एसिड। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो लिटमस है ये एक सूचक होता है। इससे पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षारक है। तो जब कोई, देखिए इसमें क्या होता है, ये लिटमस एक कागज़ होता है बच्चों। जैसे हम किसी गिलास में अगर हम पानी डाल दें और उसमें जो है अम्ल को मिला दें, ठीक है, अम्ल का विलयन बना दें उसमें, अगर हम उसमें लिटमस कागज़ को डालेंगे तो वह क्या करेगा, लाल जो है आपका लाल रंग देता है। नीला जो लिटमस है, अगर हम नीले लिटमस पेपर को उसमें डालते हैं तो वह लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो जाएगा आपका HCl और H2SO4 आदि। तो ये आपके अम्ल हैं दोनों, ठीक है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, आपके अम्ल हैं, और भी हो सकते हैं। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों, आर्हीनियस ने कहा था, आर्हीनियस एक वैज्ञानिक था, इसने कहा था कि अम्ल जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कैसे देते हैं तो अभी आप समझ लीजिए। तो उदाहरण देखिए HCl, तो यहाँ पर देखिए H++Cl-, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयन दे रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन हो रहा है, यानी कि दोनों जो है अलग अलग विखंडन हो रहा है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। देखिए जो अम्लीय विलयन होते हैं बच्चों, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कि आप पानी लीजिए, पानी में थोड़ा अम्ल मिलाइए कोई सा भी, और फिर उसमें जो है विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिए, तो विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह H+ आयनों के कारण होता है। अभी आप हमसे पूछने लगो कि सर ये बताइए कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है अम्लीय विलयन में तो क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए होता है क्योंकि उसमें H+ आयन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन का ताप बढ़ जाता है। देखिए क्या होता है कि अगर हम जल में कोई अम्ल को मिलाते हैं, देखिए पहले गिलास में मान लीजिए कि जल भरा रखा हुआ है, अब उसमें हम क्या करें, उसमें जो है आपका अम्ल मिला दें तो जो है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और उसका ताप जो है बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसके कारण वह जो है गर्म पड़ने लग जाएगा, ठीक है। अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस कागज़ को लाल कर देते हैं। ये बात हम आपको अभी बता चुके हैं कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइटिस। तो वे यौगिक जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनका अपघटन हो जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, वे यौगिक यानी कि वे एलिमेंट जिनके जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन मतलब समझते हो, जल में उसका विलय होना,
उस पदार्थ का, उस यौगिक का। ठीक है, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनका अपघटन हो जाता है। ठीक है, तो वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों NaCl, CuSO4, H2SO4 आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जब हम इनको जल में प्रवाहित कर देते हैं तो एक दो इनसे जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जल से। ठीक है, क्या होता है, जल से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके उसमें जो है विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस। तो वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl, KCl, Na2SO3 आदि। प्यारे बच्चों, वे विद्युत अपघट्य है, ठीक है, जिनका जलीय विलयन में क्या है, पूरी तरीके से आयनन हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से घुल जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम NaCl को जल में मिलाते हैं तो वह पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो देखिए, वे विद्युत अपघट्य जो पूर्ण आयनित नहीं होते दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे H2CO3, HCN, CH3COOH। ठीक है, तो ये जो आपके विद्युत अपघट्य होते हैं ये आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, अंग्रेजी में कहें तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, जो अम्ल जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3। तो ये सब आपके जो अम्ल हैं वो प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और प्यारे बच्चों, प्रबल अम्ल आपके क्या होते हैं, जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। अब हम जानते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो अम्ल जल में पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। उदाहरण के लिए HCN, CH3COOH, HCOOH आदि। ये जो आपके अम्ल हैं ये दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अम्लों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो अम्लों के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। पहला है कि अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं। ठीक है, यानी कि जो अम्ल होते हैं वे स्वाद में तो खट्टे होते हैं लेकिन जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा देखते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो अम्ल जो होते हैं वे नीले लिटमस कागज़ को लाल कर देते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। अम्लों की जो प्रकृति है, ठीक है बच्चों, वो संक्षारक होती है। यानी कि अगर हम, जैसे आप जानते हो लोहा है, ठीक है, अगर लोहे के ऊपर अगर हम अम्ल को लगा देते हैं तो वह और जल्दी जंग उसमें चढ़ने लगेगी। ठीक है, अगला है कि अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइडों, क्षारकों कहो या धातु ऑक्साइडों कहो या फिर क्षारीय ऑक्साइड कहो, बात एक ही होती है, से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो कि अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके
लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला है कि किसी अम्ल को जल में विलय करने के पश्चात बना जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, किसी भी अम्ल को अगर हम जल में विलय कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो विलयन बनता है उस वह जो है विद्युत का चालन करता है, यानी कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आगे देखिए कि जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन के ताप में भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि विलयन का जो ताप है यानी कि वो गर्म हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे अम्लों के उपयोग। तो अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको जो है लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में आदि में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक निर्माण बच्चों मतलब कि खाद वगैरह बनता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं सोरे का अम्ल, यानी कि नाइट्रिक अम्ल कहो या सोरे का अम्ल कहो, बात एक ही होती है। तो नाइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें, ये आपका जो है सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। शोधन क्या होता है? तो शोधन बच्चों देखिए, जब हम ज़मीन में से किसी पदार्थ को निकालते हैं तो पहले वह उसका जो है खनिज निकलता है। खनिज में कई एक अशुद्धियाँ होती हैं, फिर उसमें से जो है अलग अलग चीज़ें निकाली जाती हैं, तो वह उसका क्या होता है? शोधन होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए, कलाई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्षारक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। समझिए, बिल्कुल उल्टा है। अम्ल होता है वह नीले को लाल करता है, लेकिन क्षारक जो है लाल को नीला कर देता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर कोई सांप है किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसका जो है वह अंग नीला पड़ने लगता है, और ज़्यादा समय तक रुकते हैं तो उसका शरीर जो है नीला पड़ने लगता है। नीला क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें जो था जहर था, जहर के कारण उसका शरीर जो था वो नीला पड़ गया। तो प्यारे बच्चों, नीला यानी कि सीधी सी बात है, नीला कौन करेगा? नीला करेगा क्षारक, यानी कि भाई जहर, बिल्कुल जहर कह सकते हो, कड़वा होता है ये भी। तो लाल को नीला कर देता है, उसे हम क्षारक कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो NaOH, KOH, NH4OH आदि, ये जो आपके ये उदाहरण हैं तीनों। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम आर्हीनियस के अनुसार बात करें तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते हैं क्षारक कहलाते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस। ठीक है, जैसे वहाँ पे था H+ अम्ल में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है OH माइनस। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि NaOH इक्वल क्या बन जाता है? Na+ OH माइनस। तो ये आपका ऋणात्मक बन जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर दिया जाता है तो क्षारक कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है कि प्रबल क्षारक, अंग्रेजी में कहें तो स्ट्रॉन्ग बेस। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक कहलाते हैं। समझिए, वे क्षारक होते हैं जो कि जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर क्या करते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, जैसे कि NaOH, KOH आदि। ठीक है, और यहाँ पर समझो कि ये वाले जो क्षारक होते हैं ये जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप समझिए दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, यानी कि वीक बेसिस। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं।
यानी कि ये बेक्षारक होते हैं जो जल में पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो NH4OH, AlOH2 आदि, ठीक है, ये आपके दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे क्षारकों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो क्षारकों के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। पहला है कि क्षारक जल में विलेय होते हैं। क्षारक जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। स्वाद में तीखे व कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, ये कड़वे होते हैं, ठीक है। तीसरा है कि क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। ये याद रखिए, तो साबुन होता है बच्चों, उसमें आपका क्षारक पाया जाता है। क्या क्षारक, क्षारक ये होते हैं वो, कभी चक्कर देखना, कड़वा होता है, ठीक है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये जो है आपके लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, जो कि हम आपको अभी बता चुके हैं। अगले देखिए कि वसा तथा तेलों के साथ क्षारक अभिक्रिया करके साबुन व ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। अगर हम वसा के साथ यानी कि फैट के साथ या तेलों के साथ, ठीक है, अगर इसकी अभिक्रिया को करा देते हैं क्षारक की, तो वह साबुन बनेगा या फिर ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक है। अगला है कि क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों, अधात्विक ऑक्साइड प्यारे बच्चों अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वे आपके क्षारक होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइडों यानी कि अम्लीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कल बन जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो है ये आपका एक लवण है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए कि कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं। देखिए बहुत से क्षारक ऐसे होते हैं जिन्हें हम गर्म कर देते हैं, तो वह जो है क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल के रूप में बन जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं क्षारकों का उपयोग यानी कि यूजेज ऑफ बेसिस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्यारे बच्चों ये आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका अमोनियम ऑक्साइड ही रहेगा। तो क्लींजिंग एजेंट तथा अमोनिया लवण बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर बदल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए क्लींजिंग एजेंट तथा अमोनिया लवण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड तो साबुन तथा धावन पाउडर बनाने में, कागज व लुगदी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। धावन सोडा बनाया जाता है किसके द्वारा? इसके द्वारा बनाया जाता है NaOH के द्वारा। प्यारे बच्चों समझिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो चमड़ा उद्योगों में, खारे जल को मृदु बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। इन सब चीज़ों में क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हम क्षारकों के कुछ रासायनिक गुण देख लेते हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो क्षारकों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला है कि क्षारक तेलों व वसाओं के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं, ठीक है। अगर हम क्षारकों की तेल तथा वसा से अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि फैट से अभिक्रिया कराते हैं, तो वह ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये बात तो आपको अब तक याद हो गई होगी, ठीक है, कि जो अम्ल होते हैं अगर उनकी क्षारक से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो वे लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। अगला देखिए कि क्षार
कुछ धातुओं जैसे कि Zn के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, परंतु सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। देखिए कुछ धातुओं के साथ क्या करते हैं, जो अम्ल होते हैं वो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि Zn के साथ। अगला देखते हैं कि अधातु ऑक्साइड। अच्छा, अधातु ऑक्साइड क्या होता है, वो आपका अम्ल कहलाते हैं। CO2 गैस क्षारक CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जैसे कि अम्ल और उसकी क्षारकता, जैसे कि HCl, तो HCl में जो आपका इस अम्ल की क्षारकता है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर H जो है, H का मान कितना है, 1 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर H2SO4, तो H2 यानी कितने अणु हैं, 2 हो रहे हैं, तो 2 हो जाएगी इसकी क्षारकता। समझ गए ना। H के नीचे जितना लगा होगा, H के जितने अणु होते हैं उतनी ही क्षारकता होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्षारक की अम्लता क्या होती है। क्षारक की अम्लता, तो देखिए क्षारक के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की OH- की संख्या होती है। ठीक है, तो जैसे आप समझ सकते हैं NaOH, तो इसमें कितनी है, 1 है। OH2 इसमें 2 हो जाएगी, OH2 यहाँ पर भी 2 हो जाएगी। OH2 में कितने आपके अणु हैं, उतनी ही संख्या इसकी अम्लता कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब हम जान लेते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। ठीक है, तो किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। इसे H+ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है बच्चों, और कोई भी जलीय विलयन है, ठीक है, देखिए जलीय विलयन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन तो होंगे ही, तो हाइड्रोजन आयन जो उपस्थित हैं उनकी ग्राम अणु प्रति लीटर, ठीक है, प्रति लीटर में कितने ग्राम अणु हैं उसकी मात्रा उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसे H+ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखिए, यदि विलयन में H+ आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ से अधिक होता है तो विलयन अम्लीय होता है, तथा 1 × 10⁻⁷ से कम होता है तो विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, अगर इसके मान से कम होता है तब क्षारीय होगा, और इससे अगर बड़ा होगा तो वह अम्लीय होता है। अब हम बात करते हैं pH मान की, pH वैल्यू। तो सोरेनसन ने बताया, प्यारे बच्चों ये सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि pH बराबर माइनस का log 10 H+ बराबर log 10 1/H+। कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ कि जब हम H+ को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये वाला माइनस हट जाता है। ठीक है, अगर आपने लॉग पढ़ा होगा तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आती होंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम जान लेते हैं POH मान। ठीक है, यानी कि POH वैल्यू। ठीक है, तो जिस प्रकार pH हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है, ठीक उसी प्रकार POH हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण को प्रकट करता है। देखिए इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, जहाँ पर H+ होता था अब हमने OH- कर दिया वहाँ पे, तो आप देखिए अर्थात POH बराबर माइनस का log 10 OH-। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम जान लेते हैं जल का आयनिक गुणनफल, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा
हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है बच्चों, कि जो आपका हाइड्रोजन आयन होता है और आपका हाइड्रोक्साइड आयन होता है, इन दोनों के सांद्रण, ठीक है, जैसे कि H+ और OH- का जो गुणनफल होता है वह आपका आयनिक गुणनफल कहलाता है। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात Kw बराबर H+ इंटू OH-। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान लगभग 1 × 10⁻14 होता है, इसे याद रखिए, ठीक है। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि जल के आयनिक गुणनफल का मान जो होता है 1 × 10⁻14 होता है। प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं सूचक यानी कि इंडिकेटर्स। तो वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है सूचक कहलाते हैं। यानी कि इनसे हमें सूचना मिलती है कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षारक है, ठीक है, समझ सकते हो ना। तो ये आपके सूचक होते हैं, इंडिकेटर। ऐसे ही समझ लो कि इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है, समझो। अथवा हम एक परिभाषा और कह सकते हैं कि सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इनका क्या होता है, अगर अम्लीय विलयन है तो उसमें अलग रंग देते हैं, क्षारीय विलयन में पहुंच जाते हैं तो कुछ अलग रंग देते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं पीएच परिसर यानी कि पीएच रेंज। तो किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। समझिए क्या होता है, जो सूचक होता है उसके रंग में जो परिवर्तन होता है वो किसी एक निश्चित पीएच पर न होकर, एक निश्चित पीएच नहीं होता है कि वही आएगा हर बार, ठीक है। जब हम किसी पदार्थ को देखेंगे, सूचक को किसी पदार्थ में डालेंगे, किसी विलयन में डालेंगे तो हमें पता चलेगा वह रंग बदलता है। तो उसमें ऐसा नहीं होता है किसी एक जो है किसी एक रंग में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, या फिर कह सकते हो किसी निश्चित पीएच पे नहीं होता है, ठीक है। तो निश्चित सीमा में होता है, बल्कि एक निश्चित सीमा में होता है जिसे हम पीएच परिसर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं सूचक पीएच परास रंग। तो इसकी एक सारणी देख लेते हैं। तो सूचक जैसे कि आपके मैथिल ऑरेंज हो गया, लिटमस हो गया, फिनॉल फिथैलिन हो गया, ये आपके सूचक होते हैं। पीएच परास की अगर हम बात करें तो मैथिल ऑरेंज का जो पीएच परास होता है 3.1 से लेकर के 4.5 तक होता है, ठीक है। और इसका अम्लीय विलयन में जो रंग होता है लाल होता है, क्षारीय विलयन में इसका रंग पीला हो जाता है। लिटमस की बात करें तो लिटमस 5.5 से लेकर 7.4 होता है और अम्ल में इसका जो होता है लाल होता है और क्षार में नीला होता है। फिनॉल फिथैलिन की अगर हम बात करें तो 8 से 9.8 होता है और ये रंगहीन होता है। इसका अम्लीय विलयन 0/सन्नाटा होता है, यानी कि 0 होता है, ठीक है, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग होता ही नहीं है। क्षारीय विलयन में जो होता है गुलाबी हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि सर्वव्यापी सूचक क्या होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो कई सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर ऐसे मिश्रण तैयार किए जा सकते हैं जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करें। इस प्रकार के सूचकों के मिश्रण को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, अगर हम साधारण भाषा में समझें तो ये कोई 2 या 2 से अधिक सूचकों को मिलाकर के बने होते हैं। जैसे कोलथॉफ, ये क्या है, एक सर्वव्यापी सूचक है। तो इसे बनाया जाता है फिनॉल फिथैलिन, मैथिल ऑरेंज प्लस अल्फा नेप्थोथैलिन प्लस थाइमोल्थैलिन प्लस ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो ये सभी सूचकों को मिलाने पर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सूचक होते हैं इन्हें कई सूचकों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो अम्ल व क्षारक की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
जलीय विलयन में अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, जैसे कि NaOH प्लस HCl, ठीक है, इज इक्वल क्या बन जाता है NaCl प्लस H2O। ठीक है बच्चों, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो NaCl और जल बन जाता है। या फिर साधारण बोलचाल में कह सकते हो, जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है तो लवण व जल बनता है, इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, लवण। तो किसी अम्ल क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जो ठोस प्राप्त होता है उसे लवण कहा जाता है। जैसे कि NaOH प्लस HCl, जब हम इन दोनों की अभिक्रिया को कराते हैं तो NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए NaCl तो आपका लवण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं लवणों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ साल्ट्स। तो लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण यानी कि नॉर्मल सॉल्ट्स। तो वे लवण जिनकी प्राप्ति किसी अम्ल तथा क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण द्वारा होती है सामान्य लवण कहलाते हैं। क्या होता है कि जिन लवणों की प्राप्ति अम्ल और जो आपका क्षारक है इन दोनों की अभिक्रिया से, ठीक है, पूरी तरीके से होती है, ठीक है, पूर्ण उदासीनीकरण द्वारा होती है, सामान्य लवण कहलाते हैं। इस प्रकार बने लवणों में विस्थापनीय H प्लस या OH माइनस आयन नहीं होते हैं। इसमें H प्लस या OH प्लस माइनस नहीं होते हैं। ठीक है, सामान्य लवण में क्या H प्लस और OH माइनस नहीं होते हैं। उदाहरण की बात करें तो NaCl, KNO3 आदि ये आपके क्या होते हैं? सामान्य लवण होते हैं। प्यारे बच्चों हम जान लेते हैं कि अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट क्या होते हैं। तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो NaHSO4, NaHCO3 आदि, ठीक है, ये आपके अम्लीय लवण कहलाते हैं। विलयन में H प्लस आयन देने के कारण इन लवणों के विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। देखिए ये आपके जो है जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, इसके कारण इनकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, ये लवण भी आपके अम्लीय होते हैं। आगे देखिए क्षारकीय लवण, बेसिक साल्ट। तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस आयन होते हैं तथा क्षारकीय लवण कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए MgOHCl, ZnOHCl, PbOH, आदि। ठीक है बच्चों, आगे देख सकते हो कि विलयन में OH माइनस आयन की उपस्थिति के कारण इनका जलीय विलयन क्षारकीय होता है। क्यों? क्योंकि OH माइनस आयन इसमें उपस्थित होते हैं, इसके कारण इसका विलयन क्षारकीय होता है। प्यारे बच्चों हम जान लेते हैं द्विक लवण क्या होता है, इनकी डबल साल्ट। दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन के बाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं, जैसे कि पोटास एलम। तो प्यारे बच्चों समझो यहाँ पर क्या होता है कि कोई दो सामान्य लवण, ठीक है, उनको मिला देते हैं किसी जलीय विलयन में, फिर उसे जो है बाष्पीकरण कर देते हैं उसका, उसे सुखा देते हैं, आग पे रख देते हैं, जला देते हैं, तो बाष्पीकरण हो जाएगा। फिर जो ठोस बचता है उसे हम द्विक लवण कहते हैं, जैसे कि पोटास एलम, K2SO4Al2SO4 24H2O। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका पोटास एलम कहो या फिटकरी कहो एक ही बात होती है। तो यहाँ पर देखिए तथा मोहर लवण एक और एग्जाम्पल है, FeSO4NH4 2SO4 6H2O आदि। ये मोहर लवण होता है, ये भी एक पदार्थ होता है, तो ये भी आपका द्विक लवण है। ठीक है, तो इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। जलीय विलयन में ये सामान्य लवणों के जैसे व्यवहार करते हैं। ठोस अवस्था में इनका जो होता है, इनका प्रभाव होता है, अस्तित्व होता है कह सकते हो। लेकिन जब हम इन्हें विलयन में मिला देते हैं तो ये एकदम सामान्य लवण के जैसे कार्य करते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मिश्रित लवण क्या होता है। तो मिश्रित लवण समझ लीजिए, तो वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के
अम्लीय या क्षारकीय मूलक उपस्थित होते हैं, ठीक है, मिश्रित लवण कहलाते हैं। क्या होता है, अम्लीय या क्षारकीय लवण जो होते हैं एक से अधिक होते हैं तो वे मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए NaKSO4, CaOCl, Cl आदि, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संकर लवण की, कॉम्प्लेक्स सैल्ट। दो सामान्य और उदासीन लवणों के संयोग से बने लवण जिनका अस्तित्व ठोस तथा विलयन दोनों ही अवस्थाओं में होता है, संकर लवण कहलाते हैं। क्या होता है बच्चों कि सामान्य और उदासीन लवणों के संयोग से जब हम सामान्य और उदासीन दोनों लवणों को मिला देते हैं तो एक लवण बनता है जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, विलयन में दोनों एक ही अवस्था में होता है, संकर लवण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि K4Fe, CN6, CuHN, NH3 4Cl2 आदि, ये आपके क्या हैं, संकर लवण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या होता है, साधारण नमक। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन दोनों को मिला देते हैं, इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। तो जैसे कि HCl प्लस NaOH जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर तथा जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, ठीक है, हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। देखिए बच्चों, जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं तो वह वियोजित होकर जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सोडियम क्लोराइड प्लस जल जब मिलते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण लवण जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला है धावन सोडा, इनकी वॉशिंग सोडा कह सकते हो इसके लिए। तो सोडियम के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यह एक क्षारकीय लवण है, ठीक है बच्चों। जैसे कि Na2CO3 प्लस 10H2O, ये जो कल बन जाता है धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट और जल को मिलाते हैं तो हमें बनता है धावन सोडा, ठीक है बच्चों। अब हम इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं। पहला है कि इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है, ठीक है, धावन सोडे का। दूसरा है कि इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका बच्चों, धावन सोडे का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है या फिर इसका निर्माण होता है। जैसे कि CaOH2, ये क्या है आपका, ये है शुष्क बुझा हुआ चूना प्लस Cl2 जब हम मिलाते हैं तो बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसके हम उपयोग की बात कर लेते हैं। तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजक के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
किसका बच्चों? ब्रंजक चूर्ण का या फिर ब्लीचिंग पाउडर का। प्यारे बच्चों अब हम आगे देखते हैं। हमारा तीसरा है बेकिंग सोडा। इसे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक है, इसे क्या किया जाता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाती है और फिर इसे बना लिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी, फिर इसमें जल मिला दिया, क्या बन जाता है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसके उपयोग देख लेते हैं। तो पहला है कि कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता। दूध जो होता है वो देर तक नहीं फटता है, एकदम सही रहता है। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। जो आपका बेकिंग सोडा है ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। और बच्चों हम आपको बता दें, जो हमारे रसगुल्ले वगैरह बनते हैं कभी घर में बने हों तो देखना, जो उसमें एक सोडा डाला जाता है, ठीक है, वाइट रंग का होता है, तो वह भी आपका बेकिंग सोडा ही होता है। ठीक है, अगला है कि इसका उपयोग सोडा, अम्ल, अग्निशामक यानी आग बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? आग बुझाने में। और पेट की अम्लता को दूर करने में भी एंटी एसिड के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम जान लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो जिप्सम CaSO4 2H2, जिप्सम का ये फार्मूला होता है को 373 केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस क्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जिप्सम है उसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग जो होता है पृथक हो जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो CaSO4 2H2O, ये आपका जिप्सम है। 373 डिग्री केल्विन पर क्या किया जाता है, इसे गर्म किया जाता है, तो ये बन जाता है CaSO4 1/2H2O प्लस 3/2H2O, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम जिप्सम के या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, जो आप देखते हो लोगों का प्लास्टर वगैरह हो जाता है, उनका कभी कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, तो उनका जो है हाथ में आप देखते हो प्लास्टर होता है, तो वह इसी पदार्थ का होता है। ठीक है, इसका उपयोग खिलौनों तथा मूर्तियाँ बनाने में भी किया जाता है। मूर्तियाँ और खिलौने भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।